अजीत अंजुम जी, अभिषेक शर्मा जी, इन लोगों को अगर किसी से इंजेक्शन लगता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब से इंजेक्शन लगता है, या तो फिर इन्हें खलता मिल रहा है जो ये अपनी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं अपने 5 उनको लेके। यूट्यूब से तो मुझे नहीं लगता कि इतने इनको धन की प्राप्ति होती होगी, और क्या पता प्राप्ति होती हो। और भैया अगर प्राप्ति होती तो इनका खर्चा भी होना चाहिए, तो इनको क्या पता खलता वहाँ से मिल रहा है। और मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब शायद इन्हें खलता नहीं दे सके होंगे, या देने काबिल नहीं होंगे, या उन्हें देने की ज़रूरत नहीं, वो तो 19% के खुद मालिक हैं। वो लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनको उनका एजेंडा मुबारक, उनको उनका खलता मुबारक, उनको उनका खर्चा मुबारक, उनको बढ़िया बढ़िया कार मुबारक। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके पास नई कार नहीं होगी, अजीत अंजुम के पास नई कार है, कहाँ से है भाई? आप 2.5 लाख रुपया पहले पाते थे, अब तो नहीं पाते। अब तो आप भी बेरोजगार हो ना, फ्रीलांसर हो ना, तो आप अपने 5 स्टाफ को लेकर कैसे चल रहे हो? भैया खलता कहीं ना कहीं से आ रहा है। किठौर विधानसभा 46 में मैं मौजूद हूं। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भाषण मंच से आप लोगों ने सुना, पर अब जो सियासत गरमाई है उत्तर प्रदेश में उनके आने से, उसके बारे में बात की जाएगी। और मैं बात करूंगा ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने फोटो तो खिंचवाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ में, और बातें की तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और हाथ मिलाया तो सपा के साथ में। और ये दर्शाता है ओम प्रकाश राजभर की जो पूरी गतिविधि थी कि देश में मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति को किस तरीके से हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जाती है। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की राजभर ने ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? सर ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। पहली चीज़, इसे मेरे बैरिस्टर साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। दूसरी चीज़ सर, गठबंधन करना, गठबंधन किससे करना, ये सर मेरा काम नहीं है। राजभर साहब के साथ राजभर साहब का समाज है। दूसरी चीज़ जो मैं कहने चाहता हूँ, अभी भी उनसे गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता, गॉड नोज बेटर, खुदा जानता है, मैं नहीं जानता। दूसरी चीज़, हमारे माननीय मुख्तार अहमद अंसारी साहब, इनसे गठबंधन करके एक उन्होंने पार्टी बनाई थी मुख्तार अहमद अंसारी साहब ने, उस पार्टी का नाम था कौमी एकता दल। उन्होंने इनसे गठबंधन किया। उनके कहने के बाद मुख्तार अहमद अंसारी साहब के कन्वेंसिंग, उनके परिवार के द्वारा कन्वेंसिंग करने के द्वारा भी राजभर ने कभी भी वोट मुख्तार अहमद अंसारी साहब को नहीं दिया। तो अब हमें उनसे उम्मीद तो नहीं थी, बस ये था कि एक प्लेटफॉर्म है बराबर में, एक पतवार के ऊपर पैर रखने का है। लेकिन वो पतवार कितनी फिसली और कितनी छिलछिली है, हम इस राजभर साहब को डॉक्टर मसूद साहब के टाइम से जानते हैं। अब हम 42 साल के हो चुके हैं, हम इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं। कल को हमारा गठबंधन किसी से ना हो, हमारे समाज के 19% जो हैं उनमें से अल्लाह ताला मैक्सिमम वोट अगर हमारी तरफ से आ जाए तो राजभर फिर बात कहीं करेंगे, इशारे कहीं करेंगे, और आके नमन असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास इंशाल्लाह करेंगे। बात सारी है कि मेरा समाज खुद कितना सुधर के असदुद्दीन ओवैसी के पास वोट की गठड़ी ला के डाल दे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, तब से एक आरोप जो बार बार कभी कांग्रेस लगाती है, अब सपा लगा रही है, बंगाल में गए तो ममता बनर्जी भी यही आरोप लगा रही थी कि वोट काटने के लिए आ गए हैं और खासतौर पर मुसलमानों को भड़काने के लिए आ रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप वर्तमान अपना जो है उसे दुनिया देखती है। भविष्य के बारे में मेरे खुदा ने कह दिया कि किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री तो सबकी रहती है, टाइमलाइन तो रहती है ना सर। आप पिछली बार उठा के देख लीजिएगा, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ नहीं थे तो इसने कितने मुसलमानों को, इसी ममता दीदी ने कितने मुसलमानों को कैबिनेट दी थी, कितने मुसलमानों को मंत्री बनाया था, और आपकी से असदुद्दीन ओवैसी साहब का इंजेक्शन पाने के बाद कितने सारे मुसलमानों को किया। तो मैं इसे तो यूँ कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के मारे जो जुम्मन मुसलमान हैं उनकी भी कीमत बढ़ रही है साहब। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी की उत्तर प्रदेश में लगातार बात चल रही है, और मुस्लिम हिस्सेदारी की जब बात छिड़ी तो सपा के कद्दावर नेता कहते हैं जिन्हें मुस्लिम हिस्सेदारी चाहिए वो पाकिस्तान चले जाएं। ये भारत देश है और भारत देश में मुसलमानों का नेता हिंदू था, हिंदू ही रहेगा। नहीं, मुसलमानों का नेता हिंदू था, हिंदू ही रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हमारे ऊपर जो है पूरा हमारा हिस्सा दे देता, हमें आज तक कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तभी तो दिक्कत हो रही है। भाई मुसलमान का गरीब का एनकाउंटर हो जाए, जरा गौर फरमाइएगा साहब, एक मुसलमान का एनकाउंटर हो जाए, आप उसे रोने भी जोर से नहीं दे रहे। क्या ये अरब है? ये तो खूबसूरत भारत है, उसे रोने तो ढंग से दो। और आप एक उसको
देखिए, जो भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर किलिंग होती है तो मैन इन यूनिफॉर्म, वो आदमी जो कि यूनिफॉर्म पहने हुए है, जिसके पास भी हथियार हो, चाहे वो उसमें हो, यूनिफॉर्म में हो या सादे में हो, जो यूनिफॉर्म में होता है उसके अंदर थोड़ा सा एक वो होता है। अभी सारे डीजीपी वगैरह रिटायरमेंट होने के बाद, सारे जजेस रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कानून का डंडा सबसे तगड़ा लगता है? कभी सोचा साहब आपने? क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले चूहे हैं। मार के देखो, इसे मारने में कितना मजा आता है। ये कानून इस तरीके से लगा, इस पे लगा के देखो, CA/NRC के अंदर खुलेआम कैमरे पे गोली चलती है, उसे तीसरे दिन आप छोड़ देते हैं। शाहरुख ने गोली चलाई, उसके मारे एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। शाहरुख ने गोली चलाई, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। आज कोर्ट कहाँ सो रही है? उसको क्यों नहीं छोड़ रही? उसकी माँ की तबीयत खराब है, भाई फांसी पे लटका दो ना उसको फिर। क्योंकि लगातार जो है, जो हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा, भारत के मुसलमानों की स्थिति, वोट तो सब लेना चाहते हैं और जब हक और हुकूक की बात आती है तो मंचों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलें, पार्लियामेंट में खड़े होकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलें, तब ये राजनीतिक पार्टियां क्यों खामोश हो जाती हैं? और अब किस हक से ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि सपा भी कह रही है कि मुस्लिम वोट बैंक हमारा है, बसपा भी कह रही है मुसलमान हमको छोड़ के जाने वाला नहीं है, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। तो किस तरीके से देखते हैं जो राजनीतिक हाशिए पर मुसलमानों को धकेला जा रहा है? साहब, मैं तो एक बहुत छोटा सा मुसलमान हूँ, अदना सा मुसलमान हूँ, सबसे कमज़ोर पाए पे खड़ा हुआ एक मुसलमान हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रदेश के अंदर अपने आप को बहुत बड़े धरती पुत्र कहते थे, बहुत बड़े बाहुबली कहते थे, और इस अखिलेश के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे तो तुम्हारा वोट ही नहीं चाहिए। वो तो कह ही नहीं रहा कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। वो कौन से मंच पे से जाके कह रहा कि मुझे मुसलमान का वोट दे दो? और थोड़ा सा मैं भटक जा रहा हूँ। अभी इनका भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, मुख्तार अहमद अंसारी साहब का, उसी के साथ 3 लोग और शामिल हुए। उन तीनों के तो नाम लिखे गए बड़े बड़े, उन तीनों के की तो बड़ी बड़ी वो आई, और उनका नाम छोटा सा इतना सा कोने में लिख दिया गया कि इनके भाई भी सपा में शामिल हुए। अब मुसलमान ही बेकार में खुश हो रहा है, मुसलमान ही बेकार में जो है पीछे पीछे घुसा जा रहा है, तो अखिलेश को वोट लेने में क्या बुराई भाई? वो तो बढ़िया हो जाएगा। 14 थाने 15 थाने मेरे मेरठ के अंदर हैं, 14 थाने बना देगा, 14 थानेदार बना देगा उनको, अपने यादवों को। उनके जो है 200 करोड़ के मकान बनने लगेंगे, उनके खूब होने लगेंगे। और मकान किसके टूटेंगे? हाजी गल्ला जैसों के, हाजी निजाम जैसों के। कल को जब मकान टूटेंगे हाजी गल्ला जैसों के, कितने दरोगाओं से छीनी जा रही है उनकी पुरानी प्रॉपर्टी, कितने डीएम से छीनी जा रही है पुरानी प्रॉपर्टी, कितने एसएसपी से छीनी जा रही है पुरानी प्रॉपर्टी। बताओ ना, कितनी प्रॉपर्टी किसके द्वारा छीनी जा रही है? कितने सरकारी अफसरों के ऊपर कितना मुकदमा कायम हो रहा है? एक अफसर को पूरी जिंदगी में कितना पैसा मिला? सब डॉक्यूमेंटेड है, सब डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है सर? अब उसके पास 300 करोड़ रुपए का नैनीताल में स्कूल कहां से आया? तो हाजी गल्ला ने अगर कहीं से चोरी करके तो पहले वहां का जो हल्का इंचार्ज है, जो SHO है, उसको पकड़ते हुए तो आपकी नानी मरती है। क्यों? क्योंकि पहले हिंदू बाद में जाति, पहले हिंदू बाद में जाति, और खा रहा है तो हम सब भांति भांति। और एक बेचारे ने इकट्ठा कर लिया कहीं से कुछ करके, चोरी डकारी करके, उसका तुम गिरा दो मकान बुलडोज करके। तो भैया आपकी राजा, हम तो प्रजा, जैसा चाहो वैसा मार लो, हमें तो सब बर्दाश्त है। जैसे कि आपने 2 बार इंटरव्यू के दौरान जिक्र किया मुख्तार अहमद अंसारी साहब का। मुख्तार अंसारी साहब 2017 की बात की जाए तो सपा से गठबंधन के लिए जा रहे थे, अखिलेश यादव ने साथ नहीं लिया, बसपा के साथ जाना चाह रहे थे, अंत में आकर के अनाउंसमेंट हुआ बसपा के साथ जाएंगे। अब 2022 में फिर से चुनाव है, समाजवादी पार्टी में उनके भाई जो हैं वो शामिल हो चुके हैं, और मायावती ने ऐलान कर दिया कि इस बार हम बाहुबली मुख्तार अंसारी का टिकट काटेंगे। जितने भी बसपा में नेता हैं उन्हें कभी बाहुबली नहीं कहा जाता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहुबली नहीं कहा जाता। अतीक अहमद का नाम आ जाए तो बाहुबली, मुख्तार अंसारी का नाम आ जाए तो बाहुबली, ऐसा क्यों? देखिए, इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप इसे एक प्राउड की तरह भी ले सकते हैं और आप इसे एक डेरोगेटरी टर्म की तरह भी ले सकते हैं। प्राउड इसलिए कह सकते हैं कि जी राष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, डीएम आपका, एसडीएम आपका है जी, थानेदार आपका, एसएसपी आपका, बाहुबली मेरे में से। शर्म आनी चाहिए आपके कानून के रखवालों को। दूसरी चीज़, बेचारे वो तो छोटी छोटी चीज़ें गरीब 504 506 में अहमदाबाद के अंदर कर रहे हैं, जिनका बेटा सरेआम ऑन उसमें क्या कहते हैं वीडियो चढ़ा रहा है, उसके बाप से आज तक आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे साहब। तो हम लोग तो कमज़ोर हैं, हम लोगों को तो आप बाहुबली कह लो या निर्बली कह लो, जो आपकी मर्जी हो साहब जी वो कह लो, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली डेड हैं।
We the Muslims of India are politically dead. That's why anybody can raise a finger towards us. इसीलिए हम भारत के मुसलमान खुशी के मारे, बदनसीबी के मारे, पॉलिटिकली हम लोग कसम खुदा की डेड हैं। इसीलिए कोई भी आओ, कुछ भी कह जाओ, सुन लेंगे, हमारा काम ही सुनना है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर थोड़ी सी जान पड़ जाएगी, उस दिन हम देखेंगे कौन माइकलाल हमें बाहुबली कहेगा और कौन हमें क्या कहेगा। ये भारत देश के मुसलमानों की स्थिति है जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग भी देख रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे कि आज मंच से भी ऐलान किया, जो 80% मीडिया है वो मोदी योगी की तारीफ करने में लगा हुआ है। 20% लोगों के बारे में आज मंच से ऐलान किया गया जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, काम सपा के कार्यकर्ताओं को बुला बुला करके करते हैं, और जब AIMIM के कार्यकर्ताओं की बोलने की बारी होती है तो माइक हटा लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? साहब, उनमें से बहुत सारे हैं जिन्हें मैं फॉलो भी करता था, उनको मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा था। मैं तो नाम लूंगा, मैं तो जनता हूँ। अजीत अंजुम जी, अभिषेक शर्मा जी, इन लोगों को अगर किसी से इंजेक्शन लगता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब से इंजेक्शन लगता है, या तो फिर इन्हें खलता मिल रहा है जो ये अपनी गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं अपने 5 उनको लेके। यूट्यूब से तो मुझे नहीं लगता कि इतने इनको धन की प्राप्ति होती होगी, और क्या पता प्राप्ति होती हो। और भैया अगर प्राप्ति होती तो इनका खर्चा भी होना चाहिए, तो इनको क्या पता खलता वहाँ से मिल रहा है। और मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब शायद इन्हें खलता नहीं दे सके होंगे, या देने काबिल नहीं होंगे, या उन्हें देने की जरूरत नहीं हो, तो 19% के खुद मालिक हैं। तो इनके तो इसलिए प्याज काटती है कि मेरा खलता वहाँ से मिलना बंद हो जाएगा। कहाँ से? समाजवादी पार्टी से खलता आना बंद हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी से खलता आना बंद हो जाएगा। तो भैया ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इतनी दिमाग, इतना शऊर, इतनी ट्रेनिंग मेरे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जब हमारी यूनिट को बना के गांव-गांव निकाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इसी सड़क पे बैठ बैठ के अपने गांव के अंदर जाके 4 गांव के अंदर बोलेंगे, तो 4 गांव के मेरे छोटे छोटे बच्चे 40 गांव में जाके बोलेंगे। वो लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, उनको उनका एजेंडा मुबारक, उनको उनका खलता मुबारक, उनको उनका खर्चा मुबारक, उनको बढ़िया बढ़िया कार मुबारक। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके पास नई कार नहीं होगी, अजीत अंजुम के पास नई कार है। कहाँ से है भाई? आप 2.5 लाख रुपया पहले पाते थे, अब तो नहीं पाते। अब तो आप भी बेरोजगार हो ना, फ्रीलांसर हो ना, तो आप अपने 5 स्टाफ को लेकर कैसे चल रहे हो? भैया खलता कहीं ना कहीं से आ रहा है। अब जिसका खलता खाओगे उसका तो गुणगान करना ही पड़ेगा साहब। जिसका खलता खाओगे उसका गुणगान करना पड़ेगा। तो ये देश की जनता है जो लोगों की तमाम चीजों को समझ भी रही है और बरत भी रही है। अगर एक एजेंडा लोग चलाने का काम करेंगे तो बूथ बूथ पर मजबूत करने का काम अब AIMIM अपने लोगों को करेगी।